हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोलापुर कहकर एक गांव में रेवाती नामक एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी दादी ओजस्विनी के। रेवाती अपने हाथों से छोले कुलचे बनाकर चौक पर ठेला लगाकर बेचा करती और उसी से अपना और अपनी दादी का पेट पालती। छोले कुलचे स्वादिष्ट स्वादिष्ट, मजेदार और शानदार, चटपटे और मसालेदार, ऐसे छोले कुलचे पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेंगे। उफ, क्या छोले हैं और क्या कमाल के कुलचे हैं। पंजाब की याद आ गई सच में। गांव में इतने सारे छोले कुलचे के ठेले हैं पर आप जैसा स्वाद कहीं नहीं है रेवती जी। मुझे एक और प्लेट दे दीजिए और इस बार छोले थोड़े ज्यादा देना। जी ठीक है, ये लीजिए। अरे वाह, ऐसे छोले कुलचे अगर मुझे रोज दे दिए जाएं तो मैं रोज इन्हें खुशी खुशी गटक सकता हूँ। इतने लाजवाब है ये। रेवती जी, अगले हफ्ते मेरी बेटी के जन्मदिन है, तो क्या आप 50 से 60 लोगों के लिए छोले कुलचे बना सकती हैं? तो मैं आपको ऑर्डर दे दूं अभी। जी हाँ, काम मेरे लिए भगवान के प्रसाद से कम नहीं, मैं जरूर बनाऊंगी और उन छोले कुलचों में आपके बेटी के लिए ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद भी भरूंगी। अरे धन्यवाद रेवती जी, ये लीजिए आपके एडवांस पैसे। अगले मंगलवार को मेरी बेटी का जन्मदिन है, शाम तक बना दीजिएगा। ठीक है साहब। दिन भर लोग रेवाती के छोले कुलचे खाने आया करते और रेवाती बहुत सारे पैसे कमाती रहती। वहीं उसके ठेले के ठीक सामने ही बुलबुल नामक एक महिला छोले कुलचे बनाकर बेचा करती। लेकिन बुलबुल के ठेले पर मुश्किल से ही कोई ग्राहक आता है। बुलबुल रेवाती की तरक्की से बहुत ज्यादा चलने लगती है। सुबह से शाम होने आई है लेकिन अब तक मेरी बोहनी तक नहीं हुई है। एक प्लेट छोले कुलचे नहीं बिके और इस कलमुही रेवाती के यहाँ तो बस ग्राहक डेरा जमा कर बैठे जाते हैं। जो भी आए 2 से 3 प्लेट छोले कुलचे खाकर ही जाता है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मुझे इस रेवाती का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। रेवाती सूर्यास्त के बाद ठेला बंद करके घर चली जाती है और घर जाकर चूल्हे पर खाना पकाती है। तभी दादी ओजस्विनी कहती है, रेवाती बिटिया, रहने दे। दिन भर ठेले पर खड़े रहकर तू इतने सारे छोले कुलचे बनाती है और फिर घर आकर भी खाना पकाती है। आज मैं खाना बनाऊंगी, तू जा जंगल से लकड़ियां बीन कर ला। लकड़ियां खत्म हो गई है, जल्दी जा वरना 9 बजे के बाद बर्फबारी भी शुरू हो सकती है। फिर ठंड में तेरी कुल्फी जम जाएगी। दादी आप आराम करो ना, मैं फटाफट गर्मा गर्म फुलके और भिंडी की सब्जी बना देती हूँ और आज मैं आपकी पसंदीदा मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ। रेवाती, मैंने कहा ना तुझसे, मैं बना दूंगी बिटिया। अच्छा ठीक है, आप ना मानने वाली तो हो नहीं। लीजिए बनाइए, आती हूँ मैं लकड़ियाँ बीन कर। हाँ। रेवाती जलता हुआ लालटेन लेकर जंगल की ओर लकड़ियां बीनने के लिए निकल पड़ती है। तभी वहाँ बुलबुल भी उसका पीछा करती है और अंधेरे में बुलबुल रेवाती को खाई से धक्का मार देती है और रेवाती खाई से नीचे गिर जाती है। बुलबुल! अब मैं शांति से अपना ठेला चला पाऊंगी क्योंकि अब मेरे जीवन से रेवाती नाम का ये ग्रहण मिट चुका है। बुलबुल खुश होकर वहां से चली जाती है और बेचारी रेवाती खाई से गिरकर एक नदी में डूब जाती है और वो बहकर नदी के किनारे तक आ जाती है और उसे होश आने पर वो हिम्मत जुटाकर थोड़ा आगे चलने लगती है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी आंखों से हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। नहीं, मैं अंधी नहीं हो सकती। नहीं। रेवाती ऊंचाई से गिरने के कारण अंधी हो जाती है और अब वो उस घने हरे भरे जंगल में चल भी नहीं पा रही होती है। वो एक लकड़ी के सहारे अपने कदमों को आगे बढ़ाने जाती है। तभी अचानक से उसे एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज आती है जो झाड़ियों में फंस चुकी होती है। बचाओ, कोई है? मैं यहाँ झाड़ियों में फंस चुकी हूँ, कोई है? बचाओ। अरे ये आवाज तो दाएं तरफ से आ रही है, उस दिशा से आ रही है। लगता है एक छोटी बच्ची झाड़ियों में फंस चुकी है, मुझे उसकी जान बचानी ही होगी।
रेवाती अंधेपन में भी उस बच्ची की आवाज को सुनकर अनुमान लगाकर उस दिशा तक पहुंचती है और उस छोटी बच्ची को झाड़ियों से बाहर निकालती है। शुक्रिया दीदी। तभी वो बच्ची एक परी में बदल जाती है और वहां पर उसकी परी माँ भी उड़ते उड़ते आ जाती है। बच्चे, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दीदी ने मुझे बचाया, लेकिन ये अंधी हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बावजूद भी इन्होंने हिम्मत दिखाकर मेरी जान बचाई। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं अभी अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस लाती हूँ। परी माँ अपनी जादुई शक्तियों से रेवाती की आंखों की रोशनी वापस ला देती है और रेवाती दोनों माँ बेटी परियों को देखकर चकित रह जाती है। परियों को आज तक सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना और देखा था, लेकिन आज हकीकत में भी देख लिया। मैंने आपकी बेटी को इंसानियत के धर्म के नाते बचाया। शुक्रिया मत कहिए परी। नहीं, तुम्हें उपहार स्वीकारना ही होगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम इस गांव में छोले कुलचे बेचती हो ना? ये लो, ये जादुई मसालों का डिब्बा। इन मसालों को इस्तेमाल करके छोले कुलचे बनाओगी तो वो जादुई छोले कुलचे बन जाएंगे, जिन्हें खाने के बाद लोग तुम्हारे छोले कुलचों को और भी पसंद करने लगेंगे। इन्हें जितना भी इस्तेमाल करो, ये कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद परी, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। रेवाती उस जादुई मसाले के डिब्बे को अपने साथ ले जाती है और ठेले पर अब उसी मसाले को इस्तेमाल करके छोले कुलचे बेचने लगती है। रेवाती को ठेले पर देखकर बुलबुल उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या हुआ? इस रेवाती को तो मैंने अपने हाथों से खाई में धक्का दिया था और ये खाई से गिरी भी थी, फिर भी ये जिंदा कैसे बच गई? और रातों रात यहाँ ठेले पर छोले कुलचे बेचने भी आ गई हैं? बुलबुल के पास के सारे ग्राहक अब रेवाती के छोले कुलचों की खुशबू सूंघकर रेवाती के ठेले के पास चले जाते हैं। इसे तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर एक बार इसने मेरे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया। अब देख कैसे तुझे इस गांव के लोगों की नजर में बुरा बनाती हूँ मैं। ये रेवाती है। दोपहर को जब रेवाती ठेले पर अपना खाना खा रही होती है, तभी बुलबुल चुपके से रेवाती के छोले कुलचों में खुजली पाउडर मिला देती है। अब देखना कैसे सब ग्राहक बंदरों की तरह खुजलाने लगेंगे इन छोले कुलचों को खाकर। लेकिन जैसा बुलबुल सोचती है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। ग्राहकों को तो उल्टा छोले कुलचे इतने पसंद आते हैं कि वो रेवाती की तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया। नंबर 1 छोले कुलचे बनाती हो तुम रेवाती बहन। शुक्रिया बहन। ऐसे कैसे हो सकता है? खुजली पाउडर के मिलाने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। अगली दोपहर बुलबुल अब चुपके से मिर्च पाउडर मिलाती है। अभी हद से ज्यादा तीखे छोले कुलचे खाकर तो सब रेवाती की तारीफ करने की जगह उसे चप्पल से मारेंगे। तभी रेवाती बुलबुल को रंगे हाथ पकड़ लेती है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जो मेरे छोले कुलचे में कभी खुजली पाउडर तो कभी मिर्च पाउडर मिला रही है, और इसी ने मुझे खाई से धक्का मारा था। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। क्या बकवास कर रही हो रेवाती? इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस इंस्पेक्टर बुलबुल की एक नहीं सुनते और उसे गिरफ्तार कर ले जाते हैं और जेल में कैद कर देते हैं। रेवाती अब जादुई छोले कुलचे बेचकर सभी गांव वालों का प्यार पाती है और आगे चलकर वो शहरों में भी अपने छोले कुलचे के ढाबे खोलती है और खूब तरक्की करती है। तेजेंद्र एक गरीब आदमी था जो एक छोटे से घर में अपनी बीवी कविता और 3 छोटी बेटियां झिलमिल, आंचल और साक्षी के साथ रहता था। वो अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता। मोहल्ले का मशहूर ढाबा पांडे की रसोई, वहाँ पर तेजेंद्र एक नौकर के तौर पर काम करता। वो टेबल और रसोई साफ करता, झाड़ू लगाता और पोछा भी मारता और तो और लोगों को खाना भी परोसता। तेजेंद्र एक बहुत ही मेहनती आदमी था। तीनों बेटियां पढ़ाई में अच्छी थी। ऐसे ही एक रोज, पापा ये देखो, आपकी तीनों बेटियों ने परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं। हाँ पापा, मैंने तो गणित और भूगोल में पूरे के पूरे नंबर लाए हैं और मैंने इतिहास में। अरे वाह 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 कविता, आज तो इन तीनों की पसंद का ही खाना बनाना।
और तुम तीनों को जो भी उपहार चाहिए तुम तीनों बेझिझक होकर मांग सकती हो। पापा तुरंत ला कर देंगे। तेजेंद्र का सेठ पांडे बहुत ही निर्दयी और क्रूर किस्म का आदमी था। वो उसे हर महीने पूरी तनख्वाह में से थोड़े पैसे कम ही देता, जिस पर तेजेंद्र हमेशा चुप्पी बनाए रखता है। लेकिन इस बार वो इस मुद्दे पर आवाज उठाता है। सेठ जी, आप हर महीने मेरी तनख्वाह में से पैसे काटते हो और मैं आपको कुछ बोलता भी नहीं इस विषय पर। ये सरासर गलत है और अब से मुझे अपने सारे पैसे चाहिए। अरे कारे छचूंदरवा, कैंची की तरह तेज जुबान चलाई के सीख लिए हो का? भूल मत, तू कौन आदमी से बात करत है? हम तो हार सेठ हों और हम अपन नौकर लोगन को जूती की नोक पर रखत हैं, समझा के नहीं? चल भाग यहाँ से, बंदर कहीं का। नहीं सेठ जी, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। आप पहले मुझे मेरे पैसे सूद समेत वापस दे दीजिए, फिर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। आप यूं धोखे में नहीं रख सकते मुझे हर बारी। अरे तोहरी तो ऐसी की तैसी, एक लपड़ लगाएंगे ना, सीधा विदेश में जाकर तू लंदन ब्रिज पर जा गिरोगे। रुक जा, अब वो तो हार के बताते हैं। पांडे अपनी दुकान में रखी एक लकड़ी उठाता है और उससे तेजेंद्र को मारने लगता है और तेजेंद्र बेचारा कुछ नहीं कर पाता। पांडे तेजेंद्र की सुताई करके उसे अपनी दुकान से धक्के मारकर भगा देता है। तेजेंद्र रोते हुए शरीर पर चोट के निशान लिए जाता है और कविता और उसकी तीनों बेटियां बहुत घबरा जाती हैं और उसकी बीवी और बेटियां उसकी मरहम पट्टी करते हैं। धीरे से जन्मल बच्ची, धीरे से धीरे से। पापा, अब तो आपको राहत मिल रही है ना? हाँ बेटा, धन्यवाद। ये देखिए, मैंने आपके लिए लेप भी बना लिया। अब इसे लगाने से आपकी चोट यूं चुटकी बजाकर छू मंतर हो जाएगी। हाँ जी, ये लीजिए हल्दी वाला दूध, लौंग और इलायची भी कूट कर डाली है ताकि आपकी जबान पर स्वाद आए। तीनों बेटियां अपने गरीब बाप का खूब ख्याल रखती हैं। अब तेजेंद्र के पास कोई नौकरी नहीं थी। दिन ब दिन उसके पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। वो नौकरी तलाशने कई जगहों पर जाता है, लेकिन कहीं भी तेजेंद्र को नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो चुका था। क्या हुआ जी, आज भी कहीं नौकरी नहीं मिली? नहीं कविता, सुबह से शाम तक भूखे प्यासे यहाँ वहाँ ठोकरे खाते हुए दर दर भटक रहा था मैं, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। कहीं पर नौकरी करने के लिए कोई जगह नहीं बची है, तो कहीं मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कोई नौकरी नहीं है। तभी साक्षी अपनी किताब लाकर कहती है, पापा ये देखो ना, मेरी इस किताब के पन्ने सारे खत्म हो गए। क्या आप मुझे नई किताब दिलाओगे? आंचल और झिलमिल की तो अभी बिल्कुल सही सलामत है और बहुत सारे पन्ने बचे हैं उनकी किताबों के। हाँ बेटा, पापा आपको नई किताब जरूर देंगे, बस कुछ देर रुको। हाँ, मैं अभी आया। तभी तेजेंद्र अपने गुल्लक में के चिल्लर निकालता है और उनसे साक्षी के लिए किताब लाता है। तब अकेले में कविता उससे कहती है, जी वो पैसे तो आटे के लिए थे ना, अब आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे पकेगी? बोलिए भला, साक्षी कुछ न कुछ कर लेती ना 1-2 दिन तक। हाँ नहीं कविता, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, जब मैं अपनी 3 बेटियों को ब्याहूं तब वो तीनों इतनी पढ़ी लिखी हो कि पूरी दुनिया उन पर गर्व करे। हम तो अपने हालातों के कारण पढ़ नहीं पाए, लेकिन अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, हर हाल में। फिर चाहे कितने ही दिन भूखे क्यों न रह लें या किसी के सामने भीख भी क्यों न मांगनी पड़े, ये बाप अपनी बेटियों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाएगा। तीनों के लिए मैं 2 गांव छोड़कर वीरपुर है, वहां के भव्य मंदिर से खाना लेकर आता हूँ। वहां का खाना अच्छा और साफ होता है, मुफ्त में सबको बांटते हैं रोज। लेकिन जी, आप पहले ही दिन भर इतना चल चुके हो, आपके पैरों में छाले हो गए हैं, कितने सूज गए हैं आपके पैर। ऊपर से वो पांडे की मारी हुई चोटें भी अब तक ठीक नहीं हुई। ऐसे में इतनी दूर 2 घंटे कैसे चलकर जाएंगे आप? एक तो कोई वाहन सुविधा भी नहीं है हमारे गांव में। कोई हर्ज नहीं कविता, अपनी तीनों बेटियों के लिए गरीब बाप हिमालय की चोटी तक चढ़ने के लिए तैयार है, तो ये 2 घंटे चलकर जाना तो बहुत छोटी बात है। तेजेंद्र के पैरों में सूजन और छाले होने के बावजूद भी वो अपनी बेटियों के लिए खाना लाने घंटों चलता है।
तेजेंद्र अपनी बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा आने नहीं देता, फिर चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। थोड़े दिनों बाद तेजेंद्र को एक जगह सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती है और वो रोज सुबह उस जगह पर जाकर झाड़ू से सफाई करता। सफाई कर रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं? झाड़ू से कचरा ऐसे उड़ा रहे हो जैसे बल्ले से गेंद हिट कर रहे हो। हाँ, ठीक से साफ करो वरना आज ओवर टाइम रुकवा देंगे। जी साहब, माफी चाहता हूँ। समय का पहिया काफी आगे चला जाता है। आंचल, झिलमिल और साक्षी तीनों बेटियां अब बड़ी हो जाती हैं। आंचल यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही होती है, झिलमिल टीचिंग की और साक्षी एमबीबीएस की। तेजेंद्र तीनों की पढ़ाई करते वक्त खूब देखभाल करता है। ये लो मेरी शेरनिया, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय। रात के 2 बजे पढ़ते हुए चाय पीना, इसका तो मजा ही कुछ और है। अच्छी बनी है ना चाय मेरी बच्चियों? चीनी, दूध सब नाप तोल के डाले थे मैंने। कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? कविता सो रही थी तो मैंने उसे उठाया नहीं और खुद ही बना ली चाय तुम तीनों के वास्ते। नहीं पापा, चाय तो एकदम टॉप क्लास बनी है। आपने तो सारी माँ और गृहिणियों के दांत खट्टे कर दिए। मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है पापा। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा आंचल बेटा, तुम्हें सेकंड हैंड बुक्स को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना बेटा? फटे पुराने हैं थोड़े से, लेकिन काम हो जाएगा। माफ कर दो बेटा। हाँ अरे पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने हम तीनों के लिए जितना संघर्ष किया है ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारी नजरों में आप दुनिया के सबसे अमीर पापा हो, क्योंकि अमीर तो वही होता है जो दिल का धनी होता है ना? और हम तीनों को इस बात पर बहुत गर्व है कि हम तीनों आपकी बेटियां हैं। तुम तीनों को मेरा ढेर सारा प्यार। यूं ही पढ़ो लिखो और खूब तरक्की करो जीवन में। तेजेंद्र अपनी बेटियों को गर्मी ना लगे इसलिए हाथ में पकड़ने वाले छोटे पंखे को घंटों तक घुमाते हुए वो उन्हें हवा देता है और मच्छर का कॉइल जलाकर उन्हें मच्छरों से भी बचाता है। फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है तेजेंद्र के जीवन में, जब उसकी बेटी आंचल एक आईएएस अधिकारी बन जाती है, झिलमिल एक बड़ी स्कूल में टीचर बन जाती है और साक्षी शहर के नामी अस्पताल में डॉक्टर बन जाती है। तीनों बेटियां अपने पिता के नाम से एक स्कूल बनवाते हैं, जिसका नाम वो अपने पापा के नाम से रखते हैं। देखिए पापा, तेजेंद्र हाई स्कूल, इसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। वो बच्चे जिनकी आंखों में तो बहुत सारे बड़े बड़े सपने सजे हुए होते हैं, पर उनके पास उन सपनों को पूरा करने का कोई जरिया नहीं होता। थैंक यू पापा, आज हम तीनों भी जिस मुकाम पर खड़े हैं ना, वो सब आपके ही कारण है, आपकी ही देन है। आप हमारे भगवान हो पापा। चलिए अब इस रिबन को कट करके उद्घाटन करिए इस विद्या के मंदिर का। आपसे बड़ा निष्पाप और पवित्र मन वाला व्यक्ति इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। अपनी तीनों बेटियों की इतनी बड़ी जीत को देख तेजेंद्र की आंखें नम हो जाती हैं। आज इस 3 बेटियों के गरीब बाप का परिश्रम, उसकी दुआएं, उसकी मेहनत सार्थक हो गई। मैं बता नहीं सकता कि मुझे तुम तीनों पर कितना गर्व और अभिमान महसूस हो रहा है। तेजेंद्र स्कूल का उद्घाटन करता है और उसकी तीनों बेटियां अपने जीवन में खूब तरक्की प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, मेहनत और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।